चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 जॉब कॉस्टिंग। करना क्या है यहाँ पे, वी हैव टू प्रिपेयर बेसिकली जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। जॉब मतलब क्या, जॉब मतलब एक ऑर्डर। जॉब मतलब, हाँ, तो ये जॉब कॉस्टिंग टेक्निक कौन से बिजनेसेस फॉलो करते हैं? जो लोग ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं, जो एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बनाते, ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। ऑर्डर मिलेगा, वो प्रोसेस करेंगे, कंप्लीट करेंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद अगला काम कब करेंगे? जब अगला ऑर्डर मिलेगा। हो सकता है एक साथ में 10-12 ऑर्डर पे काम कर रहे हो लोग, राइट? तो ऐसी कंपनीज के लिए जॉब कॉस्टिंग मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है। और इनको करना क्या होता है, इनको हर ऑर्डर के लिए, हर जॉब के लिए एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनानी होती है। तो आपका काम इस चैप्टर में क्या है, एक कॉस्ट शीट बनाना। किसकी कॉस्ट शीट? जॉब की कॉस्ट शीट, राइट? अभी कैसे दिखेगी जॉब की कॉस्ट शीट? तो जॉब कॉस्ट शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं, लिखो। मैंने क्या बोला था, खर्चे मतलब 3 ही खर्चे होते हैं ऐसे तो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, राइट? देखो ये जो दोनों खर्चे है ना, वो अपने को मालूम पड़ता है कि हर जॉब के पीछे, हर ऑर्डर में हम कितना यूज कर रहे हैं, इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में कितना मटेरियल लगेगा, तो अपने को एक्चुअल में मालूम होता है, राइट? कितने मजदूर चाहिए होंगे, कितने आवर्स लगेंगे, वो अपने को एक्चुअल में दिखता है। तो ये खर्चे हमेशा आपको एक्चुअल में दे के रखे होंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। टेंशन नहीं लेना है इसका। मतलब प्राइम कॉस्ट तक तो आपका कॉस्ट शीट रेडी हो जाएगा। तो हर ऑर्डर से कितना मटेरियल रिकवर करना है, कितना लेबर रिकवर करना है, ये बहुत आसान है, बिकॉज उसमें कितना खर्चा हो रहा है अपने को अपनी आंखों से दिखता है। लेकिन हमको मटेरियल लेबर के साथ एक और खर्चा रिकवर करना होता है, विच इज ओवरहेड्स। और इसका किसी जॉब के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो ये कैसे रिकवर करें? तो इसके लिए ना अब्जॉर्प्शन रेट निकाल के इसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड ऑन ईच जॉब। बट अब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको? एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं मेन काम वही है, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना। फिर आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद कंपनी अपना एडमिन एसएनडी का भी खर्चा रिकवर करेगी, है ना? तो एडमिन एसएनडी ओवरहेड्स। अच्छा, जनरली ऐसे तो क्वेश्चन में परसेंटेज देके रखा होगा, 10%, 20%, जो भी अपन ले लेंगे, अप्लाई कर देंगे। और आपको मालूम है इसका भी एब्जॉर्प्शन रेट निकाल देते हैं हम लोग, हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो अगर कुछ नहीं बोला होगा क्वेश्चन में, तो हम एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे इसका? फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? यस, तो दिस विल बी सम परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे। देन यूल गेट टोटल कॉस्ट। फिर क्या, फिर ऐड करो प्रॉफिट और मालूम पड़ गया कितना रिकवर करना है फिर। ओके, समझ में आया? हाँ, तो कुछ कुछ नया नहीं है, वही कॉस्ट शीट बनानी है, वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यही सब काम करना है। बस ध्यान देने का सिर्फ कहां पे, ओवरहेड्स में, ये वाला। इसलिए अपने को कौन सा चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कौन सा चैप्टर? यस। और वो तो एक्चुअली हर चैप्टर में उसका काम पड़ता ही है, तो वो चैप्टर में आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपका होल्ड होना चाहिए, ठीक है? बस, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं अपने को। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। जॉब कॉस्टिंग, पेज नंबर बोलो। 73। क्वेश्चन 1 और कौन सा था? 7, 1, 7, 11। आ जाओ 1 पे आ जाओ पहले।
क्वेश्चन 1 पेज नंबर 73। चलो कृपाली रीड करो। पुट 18 आवर्स का ब्रेकअप दिया हुआ है, 18 आवर्स कैसे लगे, ठीक है। अब चार्जेबल एक्सपेंसेस के अंदर लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट आ गया कितना इनका, 120 रुपए। अच्छा ये जो खर्चे हैं ये अपने को कहां से मालूम पड़ेंगे, ये कौन से खर्चे हैं, एक्चुअल है। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको मालूम पड़ेगा आप कितना मटेरियल यूज कर रहे हो, दिखेगा ना, वजन करके यूज करते रहेंगे ना हम लोग, कुछ तो हिसाब होगा उसका। तो दीज आर एक्चुअल। और फिर उन्होंने खर्चा ऐड किया, रीड करो देखो कौन सा खर्चा है। एक्सपेंसेस मतलब लिखो ओवरहेड्स। 3 डिपार्टमेंट है ना यहाँ पे, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, इन लोगों ने ओवरहेड्स ऐड किया तो डिपार्टमेंट का कोई मेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया 33/1/3। अब इसमें एडमिन कितना है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, कुछ नहीं मालूम। मतलब ये लोग जो खर्चा ऐड कर रहे हैं ऐसे ओवरहेड्स, उसका कोई तरीका ही नहीं है इधर, कहाँ कितना क्या ऐड कर रहे हैं। तो इनका जो मेथड है वो गलत है, हम लोग फिर से कॉस्ट शीट बनाएंगे और जैसे करना चाहिए। अच्छा इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज इग्नोर करके सीधा सीधा 33/1/3 बोल दिया। 33/1/3% ऑफ व्हाट, प्राइम कॉस्ट। डिपार्टमेंट एक्स का एब्जॉर्प्शन रेट कितना है नहीं मालूम, वाई का कितना है नहीं मालूम, जेड का नहीं मालूम, एडमिन कितना, समझा आपको। तो ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ भी 33/1/3 या 20% 30% ऐड कर दोगे, अपने को वो रीजनेबल रेट निकालना पड़ेगा और वो नीचे मालूम पड़ेगा अपने को। अभी रीड करो। ओके ओके, ओवरहेड्स यहाँ पे दिया हुआ है और ये वेजेस दिया हुआ है। चलो आगे। अच्छा इधर ये जो ओवरहेड्स लिखा है कौन सा ओवरहेड्स है, ऐसा लिखा तो नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट के पहले है ना, ट्रेडिंग में ना, तो ट्रेडिंग में तो कौन से खर्चे आते हैं खाली। चलो आगे। ओके वेज रेट लिख दो, वेज रेट इज सिमिलर, ऊपर लिखा होता है ना तीनों का वेज रेट 2.5 रुपीज। और देखो 18 घंटे में ये डिपार्टमेंट एक्स का भी आर्स है, वाई का भी है, और तीनों पे ये लोग 2.5 ही लगा रहे हैं। इस वक्त तो तीनों डिपार्टमेंट में लेबर का वेज रेट सेम है। और यस फिर से कॉस्ट शीट बनानी है और जो करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा देके रखा है ये वाला, इसको बेस लेना है एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए। तो एनुअल डेटा दिया हुआ है, इससे एब्जॉर्प्शन रेट निकालो और वो एब्जॉर्प्शन रेट हर जॉब के ऊपर चार्ज करो, अब्सॉर्ब करो। इज इट क्लियर। चलो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालें, कौन सा मेथड यूज करें। कितने मेथड है वैसे, 6 है ना। हाँ यहां क्या यूज करें, कौन से, मटेरियल कॉस्ट,
मशीन आवर्स, आउटपुट भी है, राइट। देखो ये तो अपना जॉब कॉस्टिंग है, यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स का गेम नहीं है, राइट। तो आउटपुट भूल जाओ। अब मशीन आर या लेबर आर, तो मशीन आर तो है नहीं, बचा है लेबर आर्स। लेबर आर्स नहीं दिया है, वेजेस दे के रखा है, तो वेजेस वाला भी तो मेथड है ना एक, लेबर कॉस्ट मेथड। समझा आपको? अच्छा, तो लेबर कॉस्ट फॉलो करें या लेबर आर्स फॉलो करें? क्योंकि अगर आर्स फॉलो करना है तो पहले आर्स निकालना पड़ेगा। 2.5 रुपीज का रेट है ना, अगर हम इसको 2.5 से डिवाइड करें तो विल गेट द लेबर आवर्स, फिर हम खर्चे को लेबर आवर से डिवाइड कर सकते हैं एंड विल गेट पर आवर रेट, राइट। या फिर हम लोग लेबर कॉस्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं, कॉस्ट लेंगे तो फिर आवर्स निकालने की जरूरत, सीधा सीधा ओवरहेड्स डिवाइड बाय वेजेस इनटू 100। तो क्या करें बताओ? कॉस्ट ही करें। देखो, जब आपका वेज रेट तीनों डिपार्टमेंट में सेम है, ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट में वेज रेट, तो चाहे आप लेबर आवर्स मेथड फॉलो करो चाहे लेबर कॉस्ट मेथड फॉलो करो, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इधर भी आप 2.5 से डिवाइड कर रहे हो, इधर भी आप 2.5 से डिवाइड कर रहे हो, इधर भी आप 2.5 से डिवाइड कर रहे हो, तो तीनों में तो कॉमन डिनोमिनेटर यूज कर रहे हो। जहां पहले आप 10,000 से डिवाइड करते हैं, ऐसा करते हैं 5,000 डिवाइड बाय 10,000, है ना, अगर कॉस्ट मेथड होता तो। आर्स होगा तो क्या करेंगे, 5,000 डिवाइड बाय, पहले आर्स निकालेंगे, कितने आर्स आ रहे देखो, 4,000, कितना हुआ, 5,000 डिवाइड बाय 4,000, 1.25। और जरा 5,000 डिवाइड बाय 10,000 करके देखो, 50%, तो परसेंटेज में आएगा 50% और आर्ली आएगा कितना, 1.25। चलो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, अब्सॉर्ब करके देखते हैं। इधर डिपार्टमेंट एक्स में 8 घंटे काम हो रहा है, 8 घंटे इंटू 1.25 रुपीज पर आवर, 10 रुपए, कितना अब्सॉर्ब होगा, 10 रुपए, ठीक है, ये आर से होगा। अब अमाउंट से देखते हैं, 8 घंटे इंटू 2.5 रुपीज, कितना वेजेस होता है, 20 रुपए, और जितना वेजेस होगा उसका 50% करो चार्ज, 10 रुपए ही आ रहा है। समझा आपको? तो व्हेन द लेबर आर रेट, वेज रेट इज सेम इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, तो फिर आप चाहे लेबर आर मेथड फॉलो करो चाहे कॉस्ट मेथड फॉलो करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो फिर जो आपको इजीली आंसर मिल जाए वो कर लो। अभी यहाँ पे अपने पास कॉस्ट है, आर्स निकालना पड़ेगा, तो क्यों निकालने का आर्स, सीधा सीधा कॉस्ट लो और आंसर लेके आओ। दूसरा ओवरहेड से सेलिंग एक्सपेंस, इसके लिए क्या मेथड फॉलो करें, सेलिंग अदर देन फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट ना। हाँ, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आर 20,000, फैक्ट्री कॉस्ट इज हाउ मच, निकालो देखो, फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है इस साल का, 190। ये 4,000 नहीं लिया तुमने, स्पेशल स्टोर आइटम्स, स्पेशल स्टोर आइटम्स है डायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेशल मतलब वो प्रोडक्ट के लिए ही है, 2 लाख हो गया। और आपको दिख रहा है 2 लाख ऑलरेडी लिखा हुआ है। वर्क्स कॉस्ट मतलब क्या होता है, वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सब सेम ही तो होता है, समझा? तो यहाँ तुमको रेडीमेड आंसर था, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो सारे ही आंसर है, खाली फटाफट रेट निकालना है और वो रेट ले जाके कॉस्ट शीट के अंदर रख देना। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं।
जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 303। अमाउंट के 2 कॉलम बनाना प्लीज। प्राइम कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज कहाँ है? अपने को तो डिपार्टमेंटल रेट चाहिए होता है ना, ब्लैंकेट रेट तो एक्यूरेट नहीं होती ना। तो ये आपको कोई ऐसा बेसिस चाहिए जो डिपार्टमेंट वाइज अवेलेबल हो। तो डिपार्टमेंट वाइज मटेरियल कॉस्ट है नहीं है, तो एक साथ दिया हुआ है, तो एक ही चीज़ है। चलो लेट्स स्टार्ट, फटाफट लिखो डायरेक्ट मटेरियल। ये तो देखे रखा ना ऑलरेडी, ये तो एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं। ये जॉब के ऊपर आपने कितना मटेरियल यूज किया है? ₹70। आउटर कॉलम में लिखो ₹70। नीचे जो P&L देखे रखा है उसका काम क्या है? वो पूरी कंपनी का डेटा है। P&L क्या है? वो पूरी कंपनी का बनता है, पूरी कंपनी का डेटा है, ओवरऑल डेटा है। वो एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए दिया होगा, समझा आपको? फिर डायरेक्ट वेजेस, अभी इसको अलग अलग लिखो। पहले डिपार्टमेंट एक्स बोलो, कितना? 8 घंटे 2.5, कितना? 20 रुपए, इनर कॉलम में लिखो। फिर डिपार्टमेंट वाई बोलो, कितने घंटे? 6 घंटे इंटू 2.5, 15 रुपए। डिपार्टमेंट जेड 6 आवर्स, 4 घंटे। चार इंटू 2.5 ऐड करो 45। और फिर एक और आइटम है इसमें, चार्जेबल ना, चार्जेबल एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 5 रुपए कितना है? ऐड करो, प्राइम कॉस्ट लिखो 120। प्राइम कॉस्ट के बाद अभी अपन ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये डिपार्टमेंट वाइज निकालेंगे। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। पर इसके लिए अपने को चाहिए एक वर्किंग नोट। बंद कर दो, बंद कर दो। ये तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में डालेंगे, फिर अपने को मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपना अगला खर्चा आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। के लिए भी अपने को क्या चाहिए? वर्किंग नोट। अब्सॉर्ब करना पड़ेगा ना। हाँ, ये ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कंपनी ऐड करेगी अपना प्रॉफिट एंड इट विल गेट सेलिंग प्राइस। रेडी? चलो सेलिंग प्राइस हो गया, उसके बाद वर्किंग नोट का हेडिंग डालो। लेट अस कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट फर्स्ट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फॉर्मूला लिखने का, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन
कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं हम लोग? तो बजटेड लेबर कॉस्ट, इंटू 100। चलो डिपार्टमेंट वाइज, पहले डिपार्टमेंट एक्स बोलो, उनका ओवरहेड्स कितना है? 5,000, वेजेस 10,000 इंटू 100, 50%। डिपार्टमेंट वाई 2,000 अपॉन 9,000 अपॉन 75%। डिपार्टमेंट जेड 2,000 8,000, समझ में आया? चलो अभी ये सेम काम फटाफट एस&डी के लिए भी कर लेते हैं, सेलिंग एक्सपेंस के लिए। सेलिंग एक्सपेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड एस&डी अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट। एस&डी का खर्चा कितना? 20,000 है, और फैक्ट्री कॉस्ट 2 लाख। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, एस&डी इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। हो गया? अब ये फटाफट एब्जॉर्प्शन रेट इधर यूज करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स, वेजेस का कितना परसेंट बोलो? 20 रुपीज का 50% निकालो, 10 रुपए इनर कॉलम में लिखने का। इधर 15 रुपए का 75%, 11.25। इधर 10 रुपए का 25% इज 2.5। ऐड करो तीनों को, 23 पॉइंट, फैक्ट्री कॉस्ट 143.75। इसका 10% ऐड करेंगे अपन एस&डी, 14.375। ये समझ में आया तुमको? अच्छा, प्रॉफिट का क्या बोला है? ऑन व्हाट? कॉस्ट पे, तो कॉस्ट ऑलरेडी है अपने पास। ये कॉस्ट का 20% निकालो, कितना? 158.25 का 20%, 31। $189. अंडरस्टूड? समझा? जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में मटेरियल लेबर का खर्चा दिया होगा, ओवरहेड्स के लिए आपको पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, और वो एब्जॉर्प्शन रेट आपको जॉब के ऊपर चार्ज करना है। एक ही काम करना है हमेशा, बट वो एब्जॉर्प्शन रेट के लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। लिखा है एब्जॉर्प्शन रेट सबने? कौन सा? करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आ जाओ क्वेश्चन 7 पे आ जाओ फटाफट।
रीड करो। और फटाफट। ओके ओके, रिक्वेजिशन नंबर का मतलब होता है जो हम लोग स्टोर रूम से मटेरियल मंगाते हैं ना, तो एक रिक्वेजिशन नोट सेंड करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमको मटेरियल मिलता है। आपको लिखित में एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी तो आएगा। तो अगेंस्ट रिक्वेजिशन नंबर 54 हमने 300 रुपए का मटेरियल मंगाया। किसके लिए? जॉब नंबर 118 के लिए। फिर एक और रिक्वेजिशन रेज किया, 425 रुपए का और मटेरियल मंगाया। किसके लिए? जॉब नंबर 118 के लिए। उसके बाद एक और रिक्वेजिशन रेज किया, फिर से 500 रुपए का मटेरियल मंगाया, 515 रुपए का। किसके लिए? जॉब नंबर 118 के लिए। ये जो डेटा देखे रखा है ये अक्टूबर मंथ का है। कब का है? और ऊपर क्या लिखा हुआ है? WIP एज ऑन 30 सितंबर। मतलब एज ऑन 30 सितंबर ये 3 जॉब 115, 118 और 120, ये 3 ऑर्डर प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है एज ऑन 30 सितंबर। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर अक्टूबर में और काम करेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे, और अक्टूबर में शायद नए काम भी शुरू करेंगे। तो अक्टूबर में अभी क्या करेंगे इसके ऊपर वो नीचे देखे रखा है। तो अक्टूबर में हमने इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई किया है। किस कौन से जॉब के ऊपर? 118 के ऊपर, है ना। फिर रिक्वेजिशन नंबर 57 रीड करो। ओके, वन 121 जॉब नंबर ऊपर दिख रहा है क्या आपको? मतलब क्या? तो इस महीने नया स्टार्ट किया बनना, नया ऑर्डर आया। चलो, और ये भी नया है, राइट। चलो आगे। शॉप मतलब एक तरह से डिपार्टमेंट समझ लो। तो 2 जगह पे काम हुआ है, शॉप ए शॉप बी, 25-25 घंटे काम हुआ है, राइट। फिर ओके ये टोटल है बाद में इसका। अच्छा, दिस इनडायरेक्ट लेबर गोज इन ओवरहेड्स, राइट। सारे इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स में जाते हैं ना। तो ये अपना सब आइडल टाइम देके रखा है। हम लोग मटेरियल के लिए वेट कर रहे थे, मशीन खराब हो गई, और बाकी नॉर्मल आइडल टाइम भी है, ओवर टाइम भी किया हुआ है। ओवर टाइम प्रीमियम भी कहाँ? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है। मालूम है उसके ट्रीटमेंट लिखे थे हमने, कौन से रीजन से हो रहा है वो देखना होता है। तो ये सारे जो आर्स है इनका जो नुकसान अपने को हो रहा है वो तो कहाँ जाने वाला है? ओवरहेड्स में। और ओवरहेड्स का हम लोग अब्जॉर्प्शन रेट बना के जॉब के ऊपर चार्ज करेंगे ही। तो जब आप ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट बना के जॉब के ऊपर चार्ज कर रहे हो उसके अंदर ये इंक्लूडेड होगा, तो इसको अलग से और चार्ज करेंगे क्या? फिर दिस विल गो इन वेयर? ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड्स का क्या बनेगा? और फिर वो एब्जॉर्प्शन रेट हर जॉब के ऊपर।
तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये खर्चा आ गया ना, और ये आप चार्ज कर रहे हो ना, फिर तो ये खर्चे को वापस अलग से बोल के चार्ज करने की जरूरत, ये ऑलरेडी ओवरहेड्स में गया है, उधर से अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। तो लिख दो इग्नोर। ओके 54 देखो जरा, रिक्वेजिशन नंबर 54 क्या है, किसके लिए मंगाया था अपन ने, और ये क्या बोल रहे हैं इधर, हमने उसको क्रेडिट स्लिप मतलब वापस क्रेडिट नोट बनाते ना सब, रिटर्न कर दिया हमने, मतलब वो तो फिर जॉब नंबर 118 पे यूज हुआ ही नहीं। तो एक काम करो, उसको काट दो, उड़ा दो। टाइम पास किया था इन्होंने। फिर आगे रिक्वेजिशन नंबर 55 मंगाया था 118 के लिए, पर वो हमने डायरेक्टेड मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया 124 पे, मतलब 118 पे तो यूज, इसको भी काट दो। और एक से बराबर फुल स्टॉप है बीच में। इसको ना अंडरलाइन करो, जरा हाईलाइट करो ये लाइन को, 2 बार अंडरलाइन करो। क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड विल बी अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, जो सितंबर का रेट था वही अक्टूबर में भी चलेगा, मतलब अक्टूबर में कंपनी नया एब्जॉर्प्शन रेट निकालने वाली नहीं है, पहले देख लिया है, वो थ्रू आउट द ईयर ये लोग फॉलो करते होंगे, हर महीने एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकालेंगे। तो आप बताओ सितंबर का आपका एब्जॉर्प्शन रेट है कितना, सितंबर वाला डेटा देखो, पता करो। एटी % ऑफ लेबर कॉस्ट कैसे मालूम पड़ा आपको? पहले 115 पे 115 पे चेक किया, 80 है, फिर 120, 80 है, तीनों सेम है, तीनों अलग अलग आने चाहिए क्या? क्या हम लोग हर जॉब के ऊपर अलग एब्जॉर्प्शन रेट चार्ज करेंगे? एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं, फिर साल में जितना भी काम करेंगे, तो ये सरप्राइजिंग थोड़ी है अगर पहले का 80% है, दूसरा भी मतलब आपको चेक क्या करना चाहिए था, टोटल सीधा, समझा? तो सेम ही तीनों 80 आ गए, ये भी 80 होगा ना, चेक भी कर रहे हैं तुम लोग, क्या मैथ से तुम्हारा है? समझ में आया? ये तीनों अलग अलग हो ही नहीं सकते, अगर 80% है, अगर हम लोग एक जगह 80% चार्ज कर रहे हैं तो बाकी जगह पे भी 80 ही चार्ज करेंगे, कैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ना कॉस्ट में अपन यार, डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता ना ऐसा बिजनेस में, अभी अलग अलग फीस चार्ज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हो जाता है कभी कभार ऐसे, ज्यादा पैसे वाला आया तो हाँ, ऐसा नहीं होता है दोस्त, फिक्स होता है रेट। खाली डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पॉसिबल है, कौन से बिजनेसेस में? लो प्रोफेशन में करते हैं ऐसा, तो मतलब ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर और लॉयर ये तो उनके ऊपर है ना यार, वो अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर हूं, मान लो कोई गरीब पेशेंट आया, पैसे नहीं है उसके पास, तो एक कम में भी काम कर लूंगा,
बाकी दूसरे लोगों से नॉर्मल रेट लूंगा। हाँ मैं कम कर सकता हूं, ज्यादा करना गलत होगा। कोई लॉयर भी है मान लो, एक फीस होगी ना उसकी स्टैंडर्ड। कोई गरीब पेशेंट आया, पेशेंट मतलब केस आया, कोई बीमारी है, वो तो एक तरह से कुछ दिनों में पेशेंट बन ही जाएगा। जो लीगल मैटर्स में फंसा हुआ पेशेंट बन ही जाता है। इंडिया में कितने केसेस लोग ऐसे केसेस में फंस जाते हैं, मतलब किसी के ऊपर केस किया, वो चल रहा है फाइट, परेशान हो जाते हैं, मेंटली बहुत परेशान हो जाता है। फिर कभी कभी तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। कोर्ट के मैटर्स में बहुत हुआ है, उनको जस्टिस नहीं मिलता और लास्ट में सुसाइड, ऐसे हो जाता है। वहां डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अदरवाइज ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोनोपोली बिजनेस में होता है ना डिस्क्रिमिनेशन। वो लोग कर सकते हैं, वो तो अकेला ही आदमी है। वो अगर डिस्क्रिमिनेट करेगा भी, आप उसका क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं जाना तो उसके पास ही है, समझा? तो ऐसे नॉर्मल बिजनेसेस में तो नहीं होता, मोनोपोली में होता है। जैसे गवर्नमेंट के मोनोपोलीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ या गवर्नमेंट स्कूल छोड़ो कॉलेजेस में चले जाओ, वहां उनकी मोनोपोली है, राइट? आपको नहीं जमता तो आप प्राइवेट में जाओ, जो करना है करो। तो प्राइवेट में जाओगे तो अलग ही सिस्टम है पूरा, तो गवर्नमेंट में ही जाएंगे। अब गवर्नमेंट में आप जाओगे, उन्होंने डिफरेंशियल रेट लेके रखे हुए। ST ST 500 रुपया, OBC 2500 रुपए, फिर जनरल 25,000 रुपए, होता है ना ऐसा। फिर ST ST का वो 500 भी रिफंडेबल होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको रिफंड मिल जाता है। चलते हैं ना, कॉलेजेस में चलता है ना ऐसा। अब जैसे मेरे को 10वीं में आए थे 89%, तो मैं वैसे में रहता, तो मैंने सोचा यार आसपास का कॉलेज लेता कोई, तो वर्तक कॉलेज था, तो वर्तक कॉलेज में गया। मुझे लगा कि शायद कट ऑफ लिस्ट लगी थी, तो मेरा तो पहले ही नाम आ गया, तो मेरे को शायद ऐसा लगा कि यहाँ तो सब पढ़ने वाले ही होंगे, बिकॉज कट ऑफ ही इतना हाई है। तो आगे एक लड़का खड़ा था, एडमिशन फॉर्म लेके खड़े थे हम लोग, एक लड़का खड़ा था उधर। तो उस टाइम पे ना ऐसे चलता था, थोड़ी वो चुन्नी उन्नी रखते थे कलर करके, और बाल खड़े किए हुए ऐसे, वो भी कलर किए हुए हैं, पीछे चुन्नी रखी है, वो भी कलर की हुई है, बाल ऐसे खड़े किए हुए, वो भी कलर किया हुआ है। तो मैं तो ऐसे लोगों को समझता था कि ये छपरी है। फिर उस दिन मेरी पूरी मेंटालिटी चेंज हो गई। मुझे लगा यार इंसान दिखने में ऐसा है, लेकिन पढ़ने वाला लोग आदमी है। मतलब ऐसे लुक से और काम से हम लोग हाँ नहीं कर सकते भाई, वो उसका लुक कैसा भी हो, लेकिन पढ़ने वाला इंसान है। अब ये एडमिशन की लाइन में खड़ा है, मतलब उसको भी 80-85% तो आए ही होंगे। फिर जब भी उसका नंबर आया तो उसने मार्कशीट दी, और मार्कशीट देखा तो उन्हें 45% लिखे हुए थे। फिर मेरा वापस पूरा थिंकिंग फिर से चेंज हो गया। नहीं मेरे को तो झटका लगा यार एकदम से। चलो यहाँ हम सोच रहे हमारा कट ऑफ में आएगा नहीं आएगा, टेंशन लगा हुआ है। उधर 45% लेके मेरे आगे खड़ा हुआ है। फिर से मैं सोचा नहीं भाई ये तो वही है। तो आधे आधे एडमिशन तो वर्तक कॉलेज में ऐसे ही है सारे। कौन है और कौन है? देखो कितने आए थे? 86 तो अपने दम पे गया भाई वो। अरे वो कैसे भी ले, परसेंटेज लाया ना वो 86, कट ऑफ से ज्यादा लाया वो। मेरे एक दोस्त ने तो हैंडीकैप में डाला था, पता नहीं उसको लग भी गया, मिल गया उसका एडमिशन। उसका कहीं भी वो मालूम है, नोटिस बोर्ड पे ऐसा नाम वाम आता है कहीं भी कभी भी, तो हैंडीकैप लिख के आता है आगे। तो उसको मिल गया हैंडीकैप कोटा। किसको बोल रहे हो तुम लोग? अभी तुम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते ना कि भाई ये सब गलत है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, राइट? सोच समझ के किया होगा कुछ। ऑल्दो आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, वो बहुत बड़ा मतलब बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट। उसके पीछे बहुत लोगों की थियरी आपको मिल जाएगी।
प्रो भी मिल जाएंगे, अगेंस्ट भी मिल जाएंगे। और ऐसे देखो कि जितने ऐसे मतलब ऐसे जो बोलोगे इंटेलेक्ट है जो लोग, वो सारे तो अभी भी बेसिकली फेवर में ही है। जैसे आप वीडियोस निकाल के देखना, अभी जैसे मान लो एक आईएएस के वो टीचर है ना, विकास दिव्य कृति सर, उनका वीडियो है उसके ऊपर, बाकी और भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस है। जो लोग इंडियन हिस्ट्री को समझते हैं वो तो अभी भी फेवर में ही है। तो अभी भी इंडिया, अपन सिटीज में रहते हैं, अपने को तो ऐसा लगता है कि कहाँ अभी कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ क्या है। पर आप गांव में जाके देखो, आपका नाम बाद में पूछेंगे, पहले आपकी जाति पूछेंगे, कौन से कास्ट के हो। पर आपने अगर बोला ना कि मेरा नाम मान लो नंदिनी है, तो जानबूझ के वो स्ट्रेस करेंगे सरनेम क्या है, पूरा नाम बोलो, फिर वो पता लगाएंगे कि नंदिनी कौन से, हाँ कौन से कास्ट की है। हाँ क्या बात करें, अच्छी बात है। भाई कितने केसेस आते रहते हैं यार, आप न्यूज में देखो, कभी ऐसा होता है कि वो दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे गांव वाले, तो पुलिस की सिक्योरिटी में वो चढ़ता है, मालूम है? पुलिस क्यों शादी में मालूम है घोड़ी पे, क्योंकि उनको ऐसा है कि भाई जो छोटी कास्ट वाले वो हमारे हमारे सामने ऐसे घोड़ी पे चढ़ेंगे, ऐसा इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए। हाँ कि- अभी अभी लास्ट वीक में एक केस हुआ, मैरिज हॉल में शादी चल रही थी, वो जाके उन्होंने बंद करा दी क्योंकि वो छोटी कास्ट वाले लोग थे। हाँ, उनको ऐसा कि ये जो जगह हम यूज कर रहे हैं वो ये यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज कैसे करेंगे फिर। हाँ ऐसा है। अरे कितने लोग हैं मालूम है, अगर तुमने देखा है अभी आजकल बहुत चल रहा है कि कोई मंदिर वंदिर में गया, फूल वूल चढ़ाए, पूजा की, उसके बाद है ना दूसरे पार्टी के वर्कर्स आके गंगा जल छिड़कते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तुमको सोशल क्या अवेयरनेस उतनी है नहीं। हर हाँ नहीं नहीं है। महाराष्ट्र में भी बहुत है कास्टिज्म, तो गांव में चले जाओ तो बहुत है। हाँ मतलब गांव भी अलग अलग टाइप के भी बहुत है। हम तो राजस्थान में भी गए थे, उधर भी है, साउथ में भी है, ऐसा नहीं, साउथ में भी है, सब जगह है। चलो अभी उस पर नहीं जाते, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे हम लोग। काय का डिस्क्रिमिनेशन, एब्सॉर्प्शन रेट का, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन। हाँ कहीं आप 80% चार्ज कर रहे हो, कहीं आप 60 चार्ज करोगे, कहीं 90 चार्ज करोगे, वैसा नहीं होता है। 80 मतलब सब जगह पे 80% ही होगा, समझ में आया। चलो पूछा क्या इन्होंने यहाँ पे, ओके तो जो लास्ट मंथ के शुरू में काम थे, जो WIP थे, वो इस महीने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यस आगे, अंडरलाइन ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा सर? अब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। आगे, कॉस्ट प्लस 20%, 20% इज व्हाट, तो लिख दो 20% को अंडरलाइन करो, प्रॉफिट। चलो आगे, ऑफ दीज 3 जॉब्स, मतलब 3 जॉब नंबर 115, 118 और 120 के लिए कॉस्ट शीट बनानी, राइट। हेडिंग डाल दो फटाफट, जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 115, 118 एंड 120।
चलो प्लीज 3 कॉलम बना दो फटाफट। क्या कर रहा है आशुतोष? और तू हंस रहा है? हाँ, वो हंसा रहे, तू हंस रहा है। वो जो करवाएंगे तो करेगा। सुनो, इधर लिखना एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल 30th सितंबर। अंडरलाइन करो। पहला खर्चा लिखो डायरेक्ट मटेरियल 115 के ऊपर देखो मटेरियल यूज हुआ है, दिया हुआ है। कितना है? 1325, राइट? लिखो 1325। 118 में कितना है? 810। डायरेक्ट वेजेस कितना? 800। 800, 500 और 475। फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं लिखे पिछले महीने का वैसे भी। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 640, 400, 380। अभी ऐड करो। टू 765 का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, राइट? वन 1620। चलो यहां तक पिछले महीने का खर्चा। फिर आगे हेडिंग डाल देना एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अक्टूबर। सेम वही खर्चे। अक्टूबर में कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है? 115 पे कुछ यूज हुआ है? नहीं ना, 115 तो बोला नहीं है। 118 में यूज हुआ है, देखो। तीसरा वाला 515 और 120 665 डायरेक्ट वेजेस। सुनो अभी, डायरेक्ट वेजेस में शॉप ए शॉप बी दो है, राइट? दोनों ऐड करके लिखना है। तो नीचे कैलकुलेशन बता लो पहले। शॉप ए एट द रेट क्या है? शॉप एक 3 रुपए, ₹3 पर आवर। और कितने घंटे काम हुआ है 115 के ऊपर शॉप ए में? 25 घंटे इंटू 3 रुपए। 75। 118 के ऊपर कितने आवर्स काम हुआ है? शॉप ए 118। कितना आवर्स? रुपीज 90 आवर्स है तो इंटू 3 270। 120 आवर्स 75 आवर्स 225। ओके, सेम ऐसे अभी शॉप बी का भी आंसर लिख दो फटाफट। शॉप बी एट द रेट 2 रुपीज पर आवर। अमाउंट बोला मेरे को सीधा भी 50 60 20।
चलो तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अभी ये पीरियड में आपने कितना वेजेस यूज किया, ए और बी मिला के देखो। 125, उसका निकालो 80% जो कि आता है 100 रुपए। 270 प्लस 60 330, 80% ऑफ दैट 264, 196। समझो? इस अभी इसको ऐड कर लो, ये हो गया अपना अक्टूबर का खर्चा। पहला वाला कितना 225 और 41, दिस इज इनकर्ड ड्यूरिंग अक्टूबर, राइट? अभी आप फैक्ट्री कॉस्ट निकालो ए प्लस बी करके। उसमें तो मटेरियल इज 441 है और 515 रुपए का तो मटेरियल ही है, वो लिया नहीं क्या? लोग हो यार तुम लोग, तुम्हारे पर भरोसा करना भी। मैं खुद करता हूँ अभी। बोल प्रणव बोल। 1109 और अभी फैक्ट्री कॉस्ट आएगा ए प्लस बी, पिछले महीने जो खर्चा हुआ था प्लस इस महीने, दोनों ऐड कर लो। कौन सा? 2990। करेक्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में अभी ये लोग कुछ एडमिन एसएनडी के लिए कुछ करते हैं ऐड, 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, देख लो, प्लस एडमिन एसएनडी ओवरहेड्स एट द रेट 10%। बताओ साइली कितना आएगा? बस हो गया, समझ गया। टोटल कॉस्ट निकालो, प्रॉफिट ऐड करो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट का रेट क्या है ऑन कॉस्ट? सबके सेम आ रहा है? पहला बोलो, सेकंड, करेक्ट।
एक नोट लिख लो प्लीज। राइट, नोट लिखना। इनडायरेक्ट लेबर, indirect labor is included in factory overheads. Included in factory overheads, comma, it will get absorbed. It will get absorbed to each job at the rate 80% of labor cost. Hence ignored. ओके, कोई भी ऐसा आइटम आपने इग्नोर किया तो आपको एक नोट लिखना कंपलसरी होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फटाफट आ जाओ 11 पे। क्वेश्चन 11। चलो कृति निकल रहे हो कि हो अभी, रीड करो। पार्टी तो है नहीं अभी आज। अरे 2-3 दिन बाद प्लान किया हुआ है। हाँ, क्यों नहीं आओगे? आने ही वाले हैं, दर्शन सर तो आएंगे ही अभी। अरे वो सब ऐसे ही क्या बे? और जैन वालों क्या, तुम्हारा तो अभी तुम हर सब्जेक्ट का मेरे से बांटी लो, वो सब मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ, तू तो चुप बैठ, ये 2 साल से पार्टी ले रहा है। चलो कृति रीड करो, तेरा तो बोलना नहीं बनता भाई दोस्त। ओके, अंडरलाइन 2014, ये सब 13 का डेटा था। सिक्सटी परसेंट अगर ज्यादा वर्कर्स आएंगे तो प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा? 60% ज्यादा लोग आए तो प्रोडक्शन भी 60% बढ़ना चाहिए। ये सुनो, ठीक है आगे। नए लोगों के आने की वजह से सबकी एफिशिएंसी, सिर्फ नए लोग नहीं, ओवरऑल एफिशिएंसी विल गेट डाउन बाय 10%। तो फिर प्रोडक्शन कितना होगा अगले साल? नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना होगा? 144%। अभी अगर 100% है तो नेक्स्ट ईयर इट शुड इंक्रीज टू 160%। बट 160 में से -10% कर दो फॉर एफिशिएंसी, 144%। कितना? 144। यस, आगे। ओके ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस, ये आएगा एक कॉस्ट शीट बना के। ठीक है, कौन से ईयर के लिए? 2014 के लिए। चलो हेडिंग डाल दो फटाफट, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2014। ओके, 2 कॉलम बनाओ अमाउंट के।
बनाने बोल, मेरा ही बना ले। केक वेक ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? अरे तू रहने दे दोस्त। गलत गलत कर रहे हो तुम लोग, केक वेक मत मंगाओ। हाँ भाई, आज कौन सा लास्ट डे है? हर सब्जेक्ट का लास्ट। मैं तो आऊंगा ही ना, तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा। अरे मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिन का प्लान है, जुजाज सर भी आने को बोल रहे हैं। भाई तू पढ़ने वाला है कि तू खाली बार बार यही करेगा? चलो लिखो फटाफट। डायरेक्ट मटेरियल। चलो आप कैलकुलेट करके बताओ नेक्स्ट ईयर मटेरियल का खर्चा कितना होगा। इस साल तो 12 लाख है शायद ना, नेक्स्ट ईयर का बोलो। कैसे किया? 10। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो खर्चा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट खर्चा है। इट विल इंक्रीज विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है अपना? 60 कैसे बढ़ेगा? तो प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज बाय 60% ना। कितना परसेंट बढ़ेगा प्रोडक्शन? 44%। तो कॉस्ट शुड ऑल्सो इंक्रीज बाय 44%, बट कंजम्पशन 44% बढ़ेगा। लेकिन मटेरियल का प्राइस देखो क्या लिखा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज डिक्रीज, कुछ तो लिखा होगा। 6% भाव कम हो रहा है ना, तो वो तो आपने इग्नोर कर दिया। फिर वो लेके बोलो कितना आएगा? 16। एक काम करते हैं, सुनो, कॉस्ट शीट के लिए आपको लगेगा यहाँ पे 12-15 लाइन तक तो लगेगा। उसके बाद एक वर्किंग नोट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। In the year 2014, कितना इंक्रीज होगा? 100 अगर अभी है, प्लस 60, राइट? 100 प्लस 60, 160 होना चाहिए। बट द एफिशिएंसी विल गो डाउन बाय 10%, माइनस 10%। कितना हो गया? 144 हुआ ना? 144% मतलब इंक्रीज कितना हुआ? हाँ, 144 माइनस 100 कर लो, इसमें से माइनस 100 कर लेने का, दैट इज 44%। तो पहले तो प्रोडक्शन 44% बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट खर्चे अपने आप 44% बढ़ जाएंगे। फिर अगर प्राइस में कुछ चेंज हो रहा होगा तो वो भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। अब आते हैं डायरेक्ट मटेरियल पे। इसकी कॉस्ट पहले 12 लाख थी, अभी दिस विल इंक्रीज बाय 44%, माइनस देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट बाय, हाँ अभी बताओ। 320। नेक्स्ट खर्चा बोलो। डायरेक्ट वेजेस कितना? कैलकुलेट करके बोलो नेक्स्ट ईयर कितना होगा। अभी कितना है? कितना आएगा? 11 लाख।
ऐसा बोला है कि हम लोग वर्कर्स को भी 10% कम देंगे, कुछ बोला है क्या ऐसा? एफिशिएंसी कम हो रही है लेकिन हमने प्राइस कम किया है क्या? उनका वेज रेट कम किया है क्या? नहीं किया है। तो एफिशिएंसी से यहाँ पे वेज रेट का कोई लेना देना नहीं है। वर्कर्स रखे हैं तो उनको पगार देना है, तो इधर -10 नहीं करने का, इधर सीधा +60। अभी कितना है? 7 लाख। $11,20,000। समझा आपको एफिशिएंसी क्यों नहीं आएगी? कुछ बोला है कि हम लोग वेज रेट भी कम करने वाले हैं? नहीं। अभी 100 लोग थे, आगे कितने हो जाएंगे? 160 लोग हो जाएंगे, तो पगार भी वैसे बढ़ जाएगा। ऐसा थोड़ी लिखा है कि हम लोग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो पगार भी कम कर देंगे। ओके, तो वो नहीं आएगा। अभी ऐड करो, लिखो प्राइम कॉस्ट 27। प्राइम कॉस्ट के बाद अगला खर्चा बोलो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना लिखा हुआ है? फिक्स्ड 3,60,000। कुछ है आगे इंक्रीज डिक्रीज समथिंग? 20% ना, तो 360 में 20% ऐड कर लो। नीचे से अंडरलाइन करो, फिक्स लिखो 360 प्लस 20, 4,30,32। वेरिएबल का क्या बोला है? इट विल इंक्रीज बाय 60%। निकालो सब लोग आंसर निकालो। कितना? अभी 250 है ना? और आंसर आने दो लोगों को। 4 लाख। अभी कुछ लोग 4 लाख बोल रहे हैं, कुछ 576 बोल रहे हैं, कौन सा सही होना चाहिए? हम कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं? अगर ये 60% इंक्रीज वाली लाइन नहीं लिखी होती तो क्या करते? क्या करते हैं? प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बाय 44%, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिस शुड आल्सो इंक्रीज बाय 44%। वो तो क्वांटिटी के साथ बढ़ने ही वाला है, प्लस देयर इज 60% मोर इंक्रीज। बोलो अभी कितना आ रहा है? लिखो उधर अभी कितना है? तो 250 प्लस 44%, और फिर उसमें पूरे में 60% बढ़ा दो। 576 ऐड करो दोनों को, 10,08,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी कितना? 37। इसको सीओजीएस भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट? चलो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एफ&डी और एडमिन का कुछ है? कहीं लिखा है कुछ? बोलना तो नहीं है ना? फिर आ जाओ सीधा प्रॉफिट पे। प्लस प्रॉफिट सेल। क्या है प्रॉफिट का? क्या सेल है? 10%, तो प्रॉफिट 10, सेलिंग प्राइस 100। 40 to 44, राइट। 416924। समझ में आई है? तो एक्चुअली ये आपको कॉस्ट शीट चैप्टर में भी डाल सकते हैं अपन। यहाँ पे जॉब कॉस्ट शीट तो हमने बनाई नहीं, इंस्टीट्यूट ने इसको
जो आप कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में रखा है पास्ट एग्जाम पेपर्स में। अभी ये क्वेश्चन के साथ कॉस्टिंग होता है खत्म, समाप्त। भारत माता और भी बोल लो, वंदे मातरम। कॉस्ट शीट के हो गए सारे, जनवरी के भी हो गए ना सारे टॉपिक, मतलब ऑफिशियली तुम्हारा भी कॉस्टिंग खत्म है। सितंबर का तो कॉस्टिंग एफएम दोनों खत्म है, अकाउंट्स भी खत्म, ऑडिट लॉ सब खत्म एक्सेप्ट डीटी। इच्छा पूर्ति किसकी? पार्टी का मैंने तुमको बोला ना दोस्त, मालिक लोगों ने मिलके ही प्लान किया हुआ है दोस्त। तुझा सर का प्लान है, मूवी जाने वाले हैं सब लोग, फाउंडेशन वाले और अपन सब जाने वाले हैं। हाँ? आने वाली है आमिर खान। अरे वो अच्छी है। हाँ, लेक्चर भी रहेगा ना तुम्हारा डीटी का। सैटरडे आने वाले हैं भाई, वहां अरे ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी। अरे ओए विजय, तो चढ़ा मत सबको। अपन तो चलने वाले, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ हाँ छोड़ रहे। अरे सब लोग जाने वाले हैं, 2-3 दिन बाद सीरियस प्लान है दोस्त। हाँ देखो, जुजा सर ने बोला मूवी जाने वाले हैं, पूरा थिएटर एक हॉल बुक करने वाले हैं पूरा। और विरार का कोई वो ऐसा हॉल नहीं, वो कौन सा इधर है, वुडलैंड है ना, ऐसा हॉल नहीं दोस्त। या तो इधर देखो फन फिएस्टा है वेस्ट में, या फिर अपना पीवीआर, वहां जाने वाले। और उन्होंने खुद ही बोला है प्लान है ऐसा। सच में भाई दोस्त, कल ही बात है मेरी। तो अमृता को देख रहे हो तो हालत देख रहे हो। चलो बाहर खिलाता हूँ, कुछ बड़ा पाव खिलाता हूँ। चलो चलो उड़ रही है। आज नहीं जा रहे हम लोग, 2-3 दिन बाद ही जाएंगे दोस्त। हाँ पीवीआर जा सकते हैं, मॉल भी घूम लेंगे, बोलिंग भी कर लेंगे। मैं तो उस दिन ही बोला था पीवीआर चलना, तो चलो। तो नेक्स्ट वीक मूवी का प्लान है, सारे लोग जा रहे हैं, फाउंडेशन वाले भी जाएंगे, अपन भी जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, मतलब 2-3 दिन बाद। मैं अभी नहीं जा रहा दोस्त, आलमपुर मेरा घर नहीं है, मेरे को तो मैंने दर्शन को शर्त रखी थी, बारिश शुरू होने के बाद ही आऊंगा मैं। वहां बारिश हो नहीं रही है। अरे कहते क्या हो गया, डन हो गया। अभी रात को बीच जाओगे? बीच जाने वाले थे, पर जुजा सर का अलग प्लान था कि भाई सिलेबस खत्म करते हैं पहले, तो वो भी फ्री हो जाएंगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा वैसे, और तुम भी फ्री हो जाओगे। अभी डीटी के लेक्चर के लिए आओगे, उसी टाइम पे अपन जाने वाले भी है, और जाने वाले तो है ही अपने साथ। क्या? अरे अजय सर आए नहीं आए उनकी क्या गारंटी, मैं तो हूं ना इधर ही। आशा, अरे निराशा कब होती, जब सब खत्म हो जाता है। बच्चे लोग भाई, बच्चे लोग नहीं, सरदार है उनका। अरे बीच क्या है दोस्त, अभी
जाना होगा, जाएंगे बीच अपन। अभी तो बोले एग्जाम आ रहा है, यही तो बोल रहा हूँ, एग्जाम आ रहा है। क्लास लेक्चर अभी नहीं है, हम लोग करने वाले हैं, सब पूरा प्लान किया हुआ है, कैसे मतलब। हाँ मान लो भाई, सब सारे लोग एक साथ रहने वाले हैं, और तेरे को तो रहना ही अभी साथ है। जा रहे इस बार प्लान किया हुआ है दोस्त, सब जा रहे मूवी के लिए जाएंगे। हाँ स्पॉन्सर्ड है वो, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ लेके जाएंगे, इट इज स्पॉन्सर्ड। ठीक है, टेंशन मत लो। बाकी सितंबर एग्जाम के बाद वो याद रखना, अम्यूजमेंट प्लस। हाँ